Hello students, welcome on my channel. I am your teacher Farah Arif. In last video, we learned about some networking devices like hub, switch, bridge, router and gateway. And in this video, we will also learn some other network devices like access point, repeater, modem, NIC and Wi-Fi card. So let's start with the first one, that is access point. एक्सेस पॉइंट हमारी एक ऐसी हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि यूज़ होती है अगर कहीं पर वायरलेस लैन को बिल्डअप किया गया है। तो एक वायरलेस लैन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जो हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ होती है वो हमारी एक्सेस पॉइंट होती है। जो एक्सेस पॉइंट होती है वो जस्ट लाइक अ वायरलेस राउटर काम करता है। जैसे हमारा राउटर जो है वो किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क में या किसी भी लैन में मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वायर। सेम वर्क एक्सेस पॉइंट भी परफॉर्म करता है बट इन अ वायरलेस लैन। मीन्स ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, आपको 2 इमेजेस दिख रही होंगी। फर्स्ट इमेज है एक्सेस पॉइंट जो नेटवर्किंग डिवाइस होती है उसकी, और जो सेकंड इमेज है वो है कि एक्सेस पॉइंट आपका फंक्शनिंग कैसे करता है, किस तरह से एक्सेस पॉइंट से सारे डिवाइसेस या सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्सेस पॉइंट से कोई भी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्ट ना होके बल्कि वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे कंप्यूटर एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड हैं। सो ये आपका एक्सेस पॉइंट नेटवर्किंग डिवाइस था। अब मूव करते हैं सेकंड नेटवर्किंग डिवाइस की, जो कि हमारी है रिपीटर। रिपीटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ को रिपीट करेगा। तो रिपीट किस चीज़ को करेगा? हमारे सिग्नल्स को रिपीट करेगा। रिपीटर की हमको नीड कब होती है? जब हमको किसी भी तरह के डेटा को एक लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करना है। मीन्स काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है जिसमें हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है, वहाँ पर हमको थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ रिपीटर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। रिपीटर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो सिग्नल जब सोर्स सिस्टम से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ डिस्टेंस को पार करने के बाद वो सिग्नल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं और उन्हें रिफ्रेश करने की या बूस्टअप करने की नीड होती है। तो जो रिपीटर होता है वो हमारा यही काम करता है कि जो सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं सोर्स से, अगर वो सिग्नल वीक हो जा रहे हैं तो उन सिग्नल को वो वापस बूस्टअप कर देता है और नेक्स्ट रिपीटर तक या डेस्टिनेशन एड्रेस तक मूव कर देता है। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस में जब डेटा ट्रेवल करता है तो हो सकता है कि रास्ते में कई सारे रिपीटर्स लगे हों और उन सारे रिपीटर्स का काम सिर्फ इतना ही होता है कि जो सिग्नल सोर्स से मिल रहा है उस सिग्नल को बूस्टअप कर देना या रिफ्रेश और रिचार्ज कर देना और नेक्स्ट रिपीटर तक उस सिग्नल को मूव कर देना। उसके बाद जब वो सिग्नल थोड़ी डिस्टेंस फिर कवर करता है, फिर से वो वीक होना शुरू हो जाता है, तब तक एक दूसरा रिपीटर वहाँ पर वर्क कर रहा होता है जो फिर से क्या करता है, हमारे सिग्नल को बूस्टअप कर देता है और आगे मूव कर देता है। तो यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है जब तक हमारा डेटा सोर्स एड्रेस से डेस्टिनेशन एड्रेस पे डिलीवर्ड नहीं हो जाता है। जैसे कि इमेज में दिख रहा है आपको कि रिपीटर डिवाइस है और बगल में उसके फंक्शनिंग ऑफ रिपीटर है। आपको दिख रहा होगा कि सेंडर और रिसीवर के बीच में 2 रिपीटर लगे हुए हैं। जो रिपीटर होते हैं वो लगभग 5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस के बाद लगाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी सिग्नल आराम से 5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर कर सकता है बिना लॉस हुए। तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद सिग्नल्स को बूस्टअप करने की नीड होती है, इसीलिए हर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद हमारे रिपीटर लगाए जाते हैं। जैसे कि इमेज में दिख रहा है, सेंडर के बाद एक R1 नाम का रिपीटर लगा है जो 5 किलोमीटर पे लगा है। उसके बाद फिर से 5 किलोमीटर पर R2 नाम का एक रिपीटर लगा है और देन आपका
रिसीवर है। तो जब डेटा ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो सबसे पहले वो R1 के पास जाएगा, बूस्टअप होगा, फिर R2 के पास जाएगा, फिर से बूस्टअप होगा और उसके बाद एक परफेक्ट फॉर्म में रिसीवर के पास सेंड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है हमारे रिपीटर का, हमारे सिग्नल को रिपीट कर देना या हमारे सिग्नल को बूस्टअप कर देना। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस, दैट इज मॉडम। जो हमारा मॉडम होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को समझने से पहले ये समझते हैं कि आखिर हमको मॉडम की ज़रूरत क्यों पड़ती है या हमारा मॉडम किस तरह से वर्क करता है। तो हमको मॉडम की ज़रूरत होती है जब हम इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं अपने सिस्टम पर विद द हेल्प ऑफ लैंडलाइन टेलीफोन केबल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लैंडलाइन टेलीफोन केबल होते हैं उनमें जो सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं वो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं, और जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे जो सिग्नल यूज़ करते हैं वो हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो टेलीफोन लाइन में ट्रेवल हो रहा है एनालॉग सिग्नल, लेकिन हमारे कंप्यूटर यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नल। तो क्या वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे या वो दोनों एक साथ मिलकर वर्क परफॉर्म कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर दो पर्सन है जो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस समझते हैं वो आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो उन्हें आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की नीड होती है जो उन दोनों की लैंग्वेज को ईजिली कन्वर्ट कर सके एक दूसरे की लैंग्वेजेस में। कुछ उसी तरह का वर्क हमारा मॉडम भी करता है। मॉडम हमारा क्या करता है, जो लैंडलाइन टेलीफोन केबल होते हैं उनमें जो एनालॉग सिग्नल ट्रेवल कर रहे होते हैं या जो डेटा उन लैंडलाइन टेलीफोन केबल के थ्रू आता है, मॉडम हमारा उन सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में और हमारे कंप्यूटर को ट्रांसमिट कर देता है। उसके बाद हम अपने कंप्यूटर से जो डेटा लैंडलाइन टेलीफोन केबल को सेंड करना चाहते हैं, मॉडम हमारे उस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल में और हमारी टेलीफोन लाइन को ट्रांसमिट कर देता है। तो जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर, और जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर। तो यही होता है हमारा मॉडम, जो कि हमारा क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि दोनों आपस में जो लैंडलाइन केबल्स हैं और जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो दोनों आपस में ईजिली कम्युनिकेट कर सकें और एक ईजी स्टैंडर्ड नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकें। जो हमारे मॉडम होते हैं वो हमारा कुछ इस तरह का होता है जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, और जो सेकंड इमेज है वो फंक्शन है आपके मॉडम का, जिसमें क्या दिख रहा है, उसमें जो पहला फिगर है वो हमारे एनालॉग सिग्नल का है और जो सेकंड फिगर है वो हमारे डिजिटल सिग्नल का है। तो मॉडम हमारा क्या कर रहा है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। इस इमेज में आपको वन साइड ट्रांसमिशन दिखाया गया है और सेकेंड टाइम साइड ट्रांसमिशन में क्या होता है, हमारा डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट होता है एनालॉग सिग्नल में। तो यही काम हमारा होता है मॉडम का, कन्वर्ट करना एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस की, जो कि हमारी है वाईफाई कार्ड। जो वाईफाई कार्ड होते हैं वो हमारा जस्ट लाइक अ लैन एडॉप्टर वर्क करते हैं। इनके अंदर वायरलेस एंटीना इनबिल्ड होते हैं, इसके लिए किसी भी एक्स्ट्रा एंटीने की नीड नहीं होती है। और जो हमारे वाईफाई कार्ड होते हैं ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मींस कुछ सिस्टम में ये इनबिल्ड होते हैं और कुछ सिस्टम में हम चाहें तो अलग से भी वाईफाई कार्ड लगा सकते हैं। जो वाईफाई कार्ड होते हैं वो हमारे मदरबोर्ड पे लगते हैं। मदरबोर्ड में एक स्लॉट होता है PCI एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट, उसी स्लॉट के अंदर हमारे वाईफाई कार्ड लगते हैं जो इस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। जो इस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वाईफाई कार्ड हमारे, वो हमारे PCI एक्सप्रेस वाईफाई कार्ड ही हैं जो हमारे PCI एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट में लगाए जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे तरह के वाईफाई कार्ड होते हैं, जैसे हमारा USB वाईफाई कार्ड भी होता है जो ईज़िली हमारा USB ड्राइव में लगाया जा सकता है।
तो बहुत सारे तरह के वाईफाई कार्ड हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन मदरबोर्ड में हमारा PCI एक्सप्रेस स्लॉट दिया होता है हमारे PCI एक्सप्रेस वाईफाई कार्ड के लिए, और यही वाईफाई कार्ड है जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ हो भी रहा है प्रेजेंट टाइम में। आपको इमेज भी दिख रही है, जो फर्स्ट इमेज है वो PCI एक्सप्रेस वाईफाई कार्ड की है, और जो सेकंड इमेज है वो PCI एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट की है। इसी स्लॉट के अंदर ये वाईफाई कार्ड लगाया जाता है अगर हम अपना एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड यूज़ करना चाह रहे हैं तो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस की, जो कि हमारे आज के वीडियो की लास्ट नेटवर्किंग डिवाइस है। वो है हमारी NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो दोनों सेम ही टर्म होते हैं, चाहे आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहिए चाहे नेटवर्क इंटरफेस यूनिट कहिए। और ये टॉपिक हम कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि NIC होता क्या है। NIC हमारा एक ऐसा नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस है जो बेसिकली यूज़ होता है अगर हम दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं और उनके बीच में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, या उनके बीच में किसी भी तरह के डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या विद द हेल्प ऑफ एनी नेटवर्क। तो जो नेटवर्किंग डिवाइस हमारी यूज़ होती है दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनके बीच में कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए, वो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस होती है NIC। तो ये तो आप जानते थे। अब NIC के बारे में कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। जो हमारा NIC होता है, हर NIC जो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसका एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है, जिस एड्रेस को हम MAC एड्रेस कहते हैं। MAC एड्रेस मीन मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मतलब कि हर NIC कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है। किसी भी दो NIC कार्ड का सेम MAC एड्रेस नहीं हो सकता है, और इसी MAC एड्रेस की हेल्प से हमारे नेटवर्क पे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ये MAC एड्रेस क्या होता है? MAC एड्रेस हमारा कुछ नहीं होता है, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सम नंबर्स होता है, या हम कह सकते हैं कि MAC एड्रेस हमारा 6 बाइट का एक एड्रेस होता है, और ये 6 बाइट जो होती हैं ये सेपरेटेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ कोलन। जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है कि एक MAC एड्रेस लिखा हुआ है जिसमें 6 बाइट हैं और हर बाइट कोलन की हेल्प से सेपरेटेड है। ये जो 6 बाइट होती हैं ये किस तरह से अलॉट होती हैं, या जो MAC एड्रेस है वो किस तरह से क्रिएट होता है? तो ये जो 6 बाइट की स्टार्टिंग 3 बाइट होती है, ये हमारा जो मैन्युफैक्चरर होता है जो NIC को क्रिएट कर रहा है, NIC को बना रहा है, उस मैन्युफैक्चरर की ID होती है ये स्टार्टिंग की 3 बाइट्स। और ये जो मैन्युफैक्चरर ID होती है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हर मैन्युफैक्चरर को असाइन करती है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग जो 3 बाइट्स होती हैं वो मैन्युफैक्चरर की ID होती है, और जो लास्ट 3 बाइट होती हैं वो हमारा NIC कार्ड का नंबर होता है जो कि असाइन करता है हमारा मैन्युफैक्चरर। तो स्टार्टिंग 3 बाइट मैन्युफैक्चरर की ID होती है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलॉट करती है, और लास्ट की 3 बाइट हमारा कार्ड नंबर होती है जो कि मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। तो जो MAC एड्रेस होता है वो इन्हीं 6 बाइट का कॉम्बिनेशन होता है, और हर जो NIC कार्ड होता है उसका MAC एड्रेस यूनिक होता है। सो आई थिंक आपको NIC और MAC एड्रेस दोनों टर्म्स इजी वे में समझ में आए होंगे। तो ये कुछ हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस थी जो हमने डिस्कस की, जिसमें हमने जाना कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होते हैं, रिपीटर्स क्या होते हैं, वाईफाई कार्ड्स क्या होते हैं, मॉडेम क्या होते हैं, NIC क्या होते हैं, और MAC एड्रेस कैसे क्रिएट होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस थे। नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क से ही रिलेटेड कुछ नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, और
आपके नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए इस पीडीएफ को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। नाउ, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।